बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड चैप्टर 4 मोशन इन टू डायमेंशंस और आज हमारा लेक्चर नंबर 11 और आज इसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम थोड़ा सा देख चुके हैं पहले, लेकिन हम दोबारा कंसिडर करते हैं और इसको देखते हैं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पे है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट्स डायरेक्शन चेंजेस। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसकी हर इंस्टेंट पर, हर पॉइंट पर जो है डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई बॉडी है और वो सर्कल में मूव कर रही है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। ये जैसे इस पॉइंट पर है तो ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, जो हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाई है। ठीक है, और वेलोसिटी हमने कहा था कोई बॉडी जब मूव करती है सर्कल में तो उसकी वेलोसिटी जो होती है, लीनियर वेलोसिटी, वो होती है टेंजेंट। उस पॉइंट पर आप टेंजेंट बना लें तो वो होती है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और हम एरो लगाते हैं अकॉर्डिंग टू कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो हमने एरो यहाँ लगाया है। तो अब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। ठीक है, बॉडी जब यहाँ पे आई है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हो गई है। ठीक है, और जब बॉडी यहाँ पर आई है तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई है, यानी वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पर हम जो कंसिडर कर रहे हैं ये हम करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये ठीक है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अब हम डिफाइन कर रहे हैं और आगे इसका हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सी मोशन कंसिडर करेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, स्पीड चेंज नहीं होती, यानी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि अगर इसकी स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड है तो इसकी, ठीक है, ड्यूरिंग मोशन हर पॉइंट पर स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड चेंज नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पे देखें डायरेक्शन चेंज होती है हर इंस्टेंट पर, और इस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये होता है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v, और इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। इसको हम डिनोट करते हैं AC से। तो यहाँ पे ये देखें कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और ये होगा परपेंडिकुलर टू लीनियर वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बिटवीन एंगल होगा 90 डिग्री का, यानी दे आर परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को AC से डिनोट करते हैं, इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में बस आपको ये याद रखना है कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से प्रोड्यूस होता है और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है ये। ठीक है, ये हमने, ठीक है, पहले भी देखा था। यहाँ पर मैंने R जो लिखा है ये है R रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा होता है इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और S जो होता है यहाँ पर ये होता है हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी अलोंग द सर्कल बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम कहते हैं S, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखिए हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे हम फिर एक कोई बॉडी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, कि जो सर्कल में मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। इनिशियली जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट P1 पर है। ये P1 पॉइंट है, ये वाला। इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है और ये O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल और R इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। तो O से लेके P1 तक का जो डिस्टेंस है ये होगा, ठीक है, R। ठीक है, बॉडी जब इस पॉइंट पर है तो इसकी वेलोसिटी जो है उसका वेक्टर हम कैसे बनाएंगे? हम वही हमने कहा कि वेलोसिटी टेंजेंट होती है, हमने यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, और यहाँ पे क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे हमने एरो यहाँ पे लगाया है। तो ये है वेलोसिटी का वेक्टर, यानी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है v1। यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि स्पीड इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद कुछ देर के बाद, ठीक है, आफ्टर सम टाइम यानी डेल्टा t, ठीक है, बॉडी इस पॉइंट पर आ जाती है P2। ये पॉइंट P2 है, ये वाला पॉइंट।
ठीक है। तो ये पॉइंट जो है, ठीक है, इस पॉइंट पे आती है। तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है। हम यहाँ पे फिर इसका वेक्टर बनाएंगे, वेलोसिटी का वेक्टर। तो यहाँ पर वेलोसिटी का, ठीक है, ये वेक्टर बनेगा, ये है इसकी डायरेक्शन, ये है v2, ठीक है। लेकिन ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अगर यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड था तो यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो डायरेक्शन चेंज हुई है, इसलिए वेलोसिटी का वेक्टर चेंज हुआ है। इसको हम v2 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल जो है कवर हुआ है, यानी बॉडी ने जब P1 से P2 तक का डिस्टेंस कवर किया है, तो उस वक्त जो एंगल चेंज हुआ है, ये एंगल जो कवर हुआ है वो है डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे क्योंकि एक स्मॉल एंगल चेंज हुआ है, तो उस स्मॉल एंगल चेंज को हम लेते हैं डेल्टा के साथ, ये है डेल्टा थीटा। और यहाँ पर O से लेके P2 तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, R होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। अब बॉडी ने जो P1 से लेके P2 तक का जो डिस्टेंस कवर किया है अलोंग द सर्कल, ठीक है, इसको हमने, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर आप देखें क्योंकि स्मॉल है, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, ये ग्रीन कलर की स्ट्रेट लाइन बनाई है मैंने, तो यहाँ पे अगर मैं ग्रीन कलर की स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ, तो ये हमारे पास जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम नॉर्मली ऐसे डिनोट करते हैं। अब ये क्योंकि स्मॉल है, इसलिए हम इसको डेल्टा एस ले रहे हैं। तो इस वक्त जो ये देख लें कि ग्रीन लाइन जो है, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये रेड जो डिस्टेंस है, रेड लाइन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम P1 टू P2, ये इसके इक्वल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल बनाने के लिए इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ओवर ग्रीन लाइन और ओवर रेड लाइन, ये इक्वल है फ्रॉम P1 टू P2, इसको हम डेल्टा एस से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है हमारे पास O P1 P2, और ये ट्राइंगल ऐसा है कि इसमें एंगल जो बन रहा है O पॉइंट पर वो है डेल्टा थीटा, और इसकी जो दो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। कौन कौन सी, OP1, ठीक है, जो कि R के इक्वल है, और OP2 ये भी R के इक्वल है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, OP1 इज इक्वल टू OP2, ठीक है। और ये P1 P2 ये वाली जो साइड है, ये किसके इक्वल है, ये है हमारे पास डेल्टा एस के इक्वल, ठीक है। तो अब ये जो है बॉडी इस तरह से सर्कल में मूव कर रही है। अब ये जो हमारे पास दो एक वेक्टर आ रहे हैं, ये तो एक तो ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास, ठीक है। समझ लें कि हमारे पास एक रेडियस का और डिस्प्लेसमेंट का हमने ट्राइंगल बनाया है। अब एक वेलोसिटी का अगर हम ट्राइंगल बनाएं, ठीक है, ये हमारे पास जो V1 है और ये जो हमारे पास V2 है, ठीक है, बिल्कुल हम इसकी डायरेक्शन हम चेंज नहीं करते। जब हम इन दोनों वेलोसिटी का V1 V2 का ट्राइंगल बनाते हैं, तो इसकी हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी होती है। जो डायरेक्शन आप यहाँ लेंगे, ठीक है, वही आप जो है अलग जब ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, तो आप उसको, ठीक है, वहीं आप इस तरह से लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, तो V1 की जो वहाँ पे सर्कल में डायरेक्शन थी वही मैंने डायरेक्शन ली है, और V2 की जो सर्कल में डायरेक्शन थी वही मैंने डायरेक्शन ली है, और फिर मैंने इनके हेड को ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया है, और ये बन गया आपके पास, इस ट्राइंगल को अगर हमने नाम दिया, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो ये ABC जो है एक ट्राइंगल बन गया है। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन को और इसका समझ लें कि जो भी लेंथ ऑफ द वेक्टर है V1 V2, इसको बिल्कुल अगर हम इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है बिटवीन V1 एंड V2, यानी एट पॉइंट A, ठीक है, वो भी किसके इक्वल होगा, वो डेल्टा थीटा के इक्वल होगा ये, ठीक है। यानी यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये कौन सा है, ये आपके पास डेल्टा थीटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वेलोसिटी का ट्राइंगल बनता है, और एक हमारे पास कौन सा ट्राइंगल बनता है, एक हमारे पास ये ट्राइंगल बनता है OP1 P2 ये, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल में, ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में जो एंगल ये बन रहा है एक पॉइंट पर वो सेम है, डेल्टा थीटा इसमें भी बन रहा है, और उसमें भी V1 V2 का जब हमने ट्राइंगल बनाया है उसमें भी क्या होगा, एंगल डेल्टा थीटा। दूसरी सिमिलैरिटी हमें ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर इसकी भी दो साइड्स इक्वल हैं, और वहाँ पर, ठीक है, V1 और V2 जो हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए V1 और V2 की लेंथ सेम है, ठीक है। तो वहाँ पर भी दो साइड्स जो हैं उस ट्राइंगल की इक्वल हैं ये। तो यहाँ पे देखें, मैंने आपको यही बताया कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ V1 इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ V2 के, और इसको हम डिनोट करेंगे सिंपली एक लेटर से, यानी V से हम रिप्रेजेंट कर देंगे ये, ठीक है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ये, ठीक है। यहाँ पर अब हमने दो ट्राइंगल कंसिडर किए हैं, पहला OP1 P2, और यहाँ पे हमने देखा P1 P2 किसके इक्वल है, ठीक है, आपके पास S के इक्वल है। यहाँ पे अब हम ले रहे थे P1 P2 जो है, इसको आप
ठीक है, इसको हम कर लेते हैं P1 P2 हमने लिया था डेल्टा एस के। ठीक है, तो P1 P2 जो है हमारा डेल्टा एस के इक्वल है, OP1 जो है हमारा ठीक है आर के इक्वल है, और OP2 जो है हमारा ठीक है आर के इक्वल है। ये एंगल जो O पे बन रहा है ठीक है वो थीटा है, और यहाँ पर इस ट्राइंगल में OP1 P2 में ठीक है ये दो जो साइड्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, OP1 और OP2। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल हमने वेलोसिटी का बनाया है, इसमें कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है ये दो साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, जो V1 और ये जो V2 वेक्टर है ये दो साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, यानी AB जो है वो AC के इक्वल है, ये दो साइड्स इक्वल हैं, और एंगल जो है A पे जो बन रहा है वो डेल्टा थीटा है। इस तरह से जो दो ट्राइंगल हैं वो क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे ये। ठीक है, और सिमिलर ट्राइंगल में अब देखेंगे क्या होता है, इसको आगे हम देखेंगे। यहाँ पे जो ये वाला जो मैंने वेक्टर बनाया ज्वाइन करके B और C को, इसका एरो मैंने बनाया, ये है डेल्टा V, ये है चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी किस लिहाज से है, डायरेक्शन के लिहाज से, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी का, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन ठीक है चेंज हो रही है वेलोसिटी की, डेल वी इसके लिहाज से चेंज है ये। तो डेल वी किसके क्या होगा इसके लिहाज से, अगर आप वेक्टर डायग्राम देखें हम, तो यहाँ पर देखें कि ये V1 और डेल्टा V का वेक्टर जो है हेड टू टेल ज्वाइन है, यानी ये दोनों ऐड हो रहे हैं, V और V1 और डेल्टा V ऐड हो रहे हैं, और ये V2 जो है इनका क्या है, रिजल्टेंट है ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ रहा है, यानी कि हमारे पास इस तरह से आएगा कि ये हमारे पास V1 का वेक्टर ठीक है किस में ऐड हो रहा है, ठीक है हमारे पास हो रहा है डेल्टा V में ऐड हो रहा है। ठीक है, और उसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है V2 आ रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने हेड टू टेल के लिहाज से हमने इसका ठीक है इक्वेशन बना ली। और जब अब ये V1 को आप इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो ये डेल V जो है ये आपके पास आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी विच इज़ V2 माइनस V1 ये। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल को जो कि सिमिलर हैं ठीक है उसमें होता क्या है, ठीक है ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो दो सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है कि रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल, इनके साइड्स के रेशियोज जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब साइड के रेशियो आप किस तरह से लेते हैं, ठीक है आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है कि आपने जो पहला ट्राइंगल कंसिडर किया है, कौन सा ट्राइंगल कंसिडर किया है, ये वाला ठीक है OP1 P2 का। ठीक है, आप क्या करें, ठीक है एक इसकी ये वाली साइड ले लें, ठीक है, और एक आप इसकी ये वाली साइड ले लें, यानी OP1 ले लें और P1 P2 ले लें। ठीक है, एक साइड और एक साइड, इन दो साइड का रेशियो ले लें, और फिर इसी तरह से ठीक है वो जो दूसरा ट्राइंगल है आपका ठीक है V1 V2 और डेल V का, ठीक है उसमें जो है ठीक है एक आप ये साइड ले लें, ठीक है और एक आप ये साइड ले लें, इनका रेशियो ले लें। तो ये दोनों जो रेशियो होंगे साइड्स के ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। और या दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप क्या करें, एक साइड उसकी ले लें तो एक साइड इसकी ले लें, ठीक है यानी उसका OP1 ले लें तो इसका क्या ले लें, AB ले लें, उसका P1 P2 ले लें तो इसका क्या ले लें, BC ले लें, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले लें। तो इस तरह से भी आप रेशियो लेंगे तो वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो किसी तरह से भी हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से लिया है, ठीक है इस तरह से लिया है कि मैंने पहले क्या लिया है, एक का लिया है OP1, ठीक है यानी कि OP1 P2 की जो आपके पास ट्राइंगल था उसका मैंने OP1 लिया है, ठीक है जो कि R के इक्वल था। और दूसरा जो वेलोसिटी का वेक्टर है उसका मैंने क्या लिया है, ठीक है AB लिया है, ठीक है मैंने ये लिया कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये, ठीक है एक साइड उसकी ली है एक साइड इसकी ली है, इन दोनों का रेशियो लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने वहाँ का क्या लिया है, ठीक है वहाँ का मैंने क्या लिया, P1 P2 लिया है, यानी जो डेल्टा S के इक्वल था। ठीक है, और फिर मैंने क्या लिया है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर मैंने क्या लिया है, BC लिया है यानी डेल V लिया है ये। तो इस तरह भी हम रेशियो ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये देखिए कि मैंने साइड्स के रेशियो लिए हैं, एक साइड पहले ट्राइंगल की, एक साइड दूसरे ट्राइंगल की। इस तरह से एक साइड पहले ट्राइंगल की और एक साइड दूसरे ट्राइंगल की, यहाँ पे मैंने रेशियो लिया है। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर देते हैं। ठीक है, OP1 जो है हमारे पास R के इक्वल है, ठीक है और यहाँ पर AB जो है ठीक है वो किसके इक्वल है, ठीक है AB जो है हमारे पास यहाँ पर ठीक है V1 के इक्वल है, V1 का वेक्टर है। और यहाँ पे BC देख लें, BC किसके इक्वल है, डेल V के इक्वल है। तो यहाँ पे हम डेल V पुट करेंगे, ठीक है P1 P2 किसके इक्वल है, डेल S के इक्वल है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पुट कर दी वैल्यूज़ डेल S, ठीक है डेल V और V1। अब V1 का यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड का हमने रिप्रेजेंट किया था V से, ये R हो गया, ये डेल S हो गया, ये डेल V हो गया। अब डेल V को जो है मैं ठीक है मैं साइड पे लेके आ रही हूँ, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर आएगा, ठीक है V को हम इस साइड पे लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर आएगा, R जो है ठीक है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो फॉर्मूला मेरा बन गया डेल V इज इक्वल टू V अपॉन R इंटू डेल S।
अब यहाँ पर जो है क्योंकि मुझे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो मैं क्या करूँगी, इनको दोनों साइड्स को डेल्टा टी से डिवाइड करूँगी, और डेल्टा टी वो टाइम है जिसमें बॉडी P1 से P2 पे आई है। ठीक है, उस टाइम में जो है ये वेलोसिटी का चेंज आया है, तो हम डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड्स को डेल्टा टी से हमने डिवाइड किया। अब जब ये फॉर्मूला आता है तो हम इसको डायरेक्ट जो है नहीं लिखते हैं, लिमिट लगा के फिर हम इसको चेंज करते हैं एक्सेलरेशन या वेलोसिटी में। तो यहाँ पे ये बन रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के इक्वल होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी ये होता है एक्सेलरेशन के इक्वल। तो ये एक्सेलरेशन बनेगा और ये क्या बनेगा, आपके पास वेलोसिटी बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ये क्योंकि डायरेक्शन के लिहाज से चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर फिर हम जो एक्सेलरेशन लेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सेलरेशन में, तो वो होगा हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से प्रोड्यूस होता है। तो पहले यहाँ पे मुझे लिमिट लेना होगी दोनों साइड पर। ठीक है, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने रिलेशन ड्राइव किए थे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा और a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस साइड पर लिमिट ली है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू, यानी टाइम इज़ वेरी वेरी शॉर्ट, यानी कि हम यहाँ पे पहले इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला बनाते हैं, उसके बाद इसको एवरेज कर लेते हैं। तो ठीक है, तो टाइम इज़ वेरी शॉर्ट नियरली इक्वल टू 0, लिमिट हमने यहाँ पे ली है, यहाँ पे भी हमने लिमिट ली है, तो ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और ये बन जाएगी इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट ही लिख रहे हैं, ये बन गया हमारा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ये बन गई हमारी लीनियर वेलोसिटी, और ये v और v मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा v स्क्वायर, और यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है r। तो ये आपका जो फॉर्मूला है जो आप पहले भी पढ़ के आए हैं मैट्रिक में, यहाँ पे हमने इसको अब ड्राइव किया है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, ठीक है, v स्क्वायर्ड अपॉन r, यानी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, यानी कि अगर आपके पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर रेडियस कम होगा तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ये डिपेंडेंस है, ये वो फैक्टर्स हैं, समझ लें, कभी आपसे पूछा जाता है कि वो फैक्टर्स बताएं जिन पर ये क्वांटिटी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द सर्कल पर डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ये अब यहाँ पर आप ये देखें कि इसके हम मोर रिलेशन जो है ड्राइव करते हैं, और कभी कभी आपके पास जो रिलेशन ड्राइव करने के लिए आता है वो v स्क्वायर अपॉन r नहीं आता, बल्कि इससे आगे का रिलेशन ड्राइव करने के लिए आता है। तो उसको हम कैसे ड्राइव करेंगे, तो उसको ड्राइव करने के लिए पहले तो आपको शुरू से, ठीक है, डिफाइन करके फिगर बना के पूरा आपको यहाँ तक ड्राइव करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे आप इसको यहाँ कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू कैसे करते हैं, हमें पता है, ये रिलेशन हम ड्राइव कर चुके हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, v इज लीनियर वेलोसिटी, r इज रेडियस ऑफ सर्कल, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। अब इस रिलेशन में, ठीक है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के रिलेशन में हम v की जगह पुट कर देंगे r ओमेगा। ठीक है, तो ये r ओमेगा के स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे r स्क्वायर है और ये r है, एक r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो एक r, ठीक है, लेफ्ट यहाँ पे होगा, और यहाँ पे आपके पास रिलेशन बन जाएगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऑब्जेक्टिव में आपसे जो पूछा जाता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो वहाँ पर v स्क्वायर अपॉन r नहीं लिखते हैं, बल्कि आंसर में आपको ये देते हैं आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आर ओमेगा स्क्वायर जो है, ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि ये भी इसका एक रिलेशन होता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का। उससे आगे जो मज़ीद हम आगे आएंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, हमें ये पता है, ये रिलेशन भी हम ड्राइव कर चुके हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो अब हम ओमेगा की जगह पुट कर देंगे 2πf पुट कर दिया मैंने। यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये पाई स्क्वायर हो गया, ये एफ स्क्वायर हो गया, यानी हमारा फॉर्मूला बन गया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, आर एफ स्क्वायर। ठीक है, ये है फॉर्मूला, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। इसके आगे आपके पास फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड।
अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है। तो अगर हम f की जगह 1/t पुट कर दें तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। अब वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, यहाँ पे भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और t का स्क्वायर t स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड 4π² r/t स्क्वायर। तो ये हमने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के, ठीक है, डिफरेंट जो है फॉर्मूले देखे हैं, और जो भी आपको ड्राइव करने के लिए आएगा, ठीक है, वहाँ तक आपको लेके आना पड़ेगा। सपोज आपको ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कहते हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का, तो आप शुरू से लेके यहाँ तक, ठीक है, ड्राइव करेंगे, यहाँ तक आप आएंगे। और अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल है जिसमें आपको फॉर्मूला सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का यूज़ करना है, तो आप ये देखेंगे, अगर आपको याद है, ठीक है, डायरेक्ट वो फार्मूला, तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें आपको ये वाला फार्मूला चाहिए टाइम पीरियड वाला, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4π² r/t स्क्वायर, और आप इसको यूज़ कर लें। और नहीं याद है तो फिर आप वहीं से स्टार्ट कर लें, AC = v²/r, और v की जगह पुट करें r ओमेगा, ठीक है, फिर ओमेगा की जगह पुट करें 2πf, और f की जगह पुट करें 1/t, तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा, और फिर आप इसको यूज़ कर लें। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंटीपिटल फोर्स वो होती है जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है, ठीक है, तो वो फोर्स जो बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है या मूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है, उसको हम कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स। और ये सेंटीपिटल फोर्स हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, टूवर्ड्स द सेंटर। इसको हम कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स। इसका जो है सिंबल क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं Fc से, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता होता है कि फोर्स जो है किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पर मास इनटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो हमने बेसिक ड्राइव किया है v²/r, उस लिहाज से सेंटीपिटल फोर्स जो होगी वो होगी mv²/r, ठीक है। यहाँ पर अब ये देखिए फैक्टर्स हम देखते हैं कि सेंटीपिटल फोर्स जो है इस फॉर्मूले के लिहाज से किस किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, और ठीक है आर पर डिपेंड कर रही है। यानी कि अगर मास ज़्यादा होगा बॉडी का, जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है उसका मास, अगर मास ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है, सर्कल में मूव करवाने के लिए। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, और अगर रेडियस कम है, ठीक है, रेडियस के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर रेडियस कम है, ठीक है, तो फिर सेंटीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। आगे अब इसको अब हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से, ठीक है, डिपेंडेंसी है ये, ठीक है। सबसे पहले हम ये फार्मूला इसका एक ओमेगा की टर्म में देख लेते हैं, ठीक है, ये भी बाज़ दफ़ा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। और यहाँ पे हमने उसी तरह किया है जैसे हमने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है, कि v की जगह हमने r ओमेगा पुट किया है, v की जगह r ओमेगा पुट किया है, तो ये हो गया r² ओमेगा स्क्वायर, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगी mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया सेंटीपिटल फोर्स का इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी, देखिए जैसे फर्ज करें कि ये कोई भी बॉय है, ठीक है, और उसके एक स्ट्रिंग है, ये रस्सी है, और इस पर क्या है, एक अपने समझ लें कि बॉल इसके टाई किया हुआ है। अब ये बॉल को इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है, इस तरह से इसको ये क्या कर रहा है, रोटेट करवा रहा है ये, ठीक है। तो फोर्स प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, इसके, ठीक है, हाथ जो है समझ ले अपना ये घुमा रहा है, ठीक है, और इसको फोर्स प्रोवाइड हो रही है, और ये बॉडी जो है बॉल सर्कल में मूव कर रही है। अब वो जो फोर्स जो इस बॉल को सर्कल में मूव करवा रही है वो क्या है, वो सेंटीपिटल फोर्स है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स, ये इसका सेंटर होगा, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये इसकी सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ये होगी ये। और बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, जो लीनियर वेलोसिटी, वो क्या होगी, टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। अब जब बॉडी सर्कल में मूव करती है, ये पहले भी हम देख चुके हैं, ठीक है, क्या होता है कि अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर फर्ज करें कि बॉल इस पॉइंट पर है, ठीक है, और ये पर्सन जो है, ये बॉय जो है, अगर अपना हाथ जो है, ठीक है, वो छोड़ देता है, रस्सी को छोड़ देता है इस पॉइंट पर, जब बॉल यहाँ पर है, रस्सी छोड़ देता है, तो उसके बाद सेंटीपिटल फोर्स जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी,
तो बॉल जो है फिर कहाँ जाएगी, बॉल उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में इसकी लीनियर वेलोसिटी है, यानी ये लीनियर वेलोसिटी है तो बॉल इस डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव करेगी। ये आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। ये अब हमने कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ठीक है, यहाँ पर जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो वहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो आप ये देखें, जहाँ पर भी कोई बॉडी जब सर्कल में मूव कर रही होगी तो वहाँ पर एक कोई दूसरी फोर्स प्रेजेंट होगी, ठीक है, और वो फोर्स जो है प्रोवाइड कर रही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें जो भी बॉडी सर्कल में मूव करती है हमें देखना होता है कि वहाँ पे दूसरी कौन सी फोर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखें कि जब ये बॉय जो है बॉल को इस तरह से रस्सी पे बांध के इस तरह मूव करवाता है सर्कल में, तो इसमें स्ट्रिंग में एक टेंशन आ जाती है, ठीक है। अब टेंशन की डायरेक्शन भी हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। तो ये फिक्स पॉइंट है सर्कल का, तो टेंशन की डायरेक्शन इधर होगी और टेंशन हमेशा होती है अलोंग द स्ट्रिंग। तो टेंशन ये यहाँ पर हम इस तरह बनाएंगे अलोंग द स्ट्रिंग, और टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स आप देख रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल की अगर हम बात करें, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात हो रही है, वर्टिकल में कुछ डिफरेंट होता है, यानी वर्टिकल इस तरह से होता है कि बॉडी इस तरह से मूव कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में अब याद देखें कि यहाँ पे एक टेंशन है, वो टेंशन जो है प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको, ठीक है, टेंशन कैलकुलेट करना हो तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आपको बॉडी का मास मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, रेडियस ऑफ सर्कल मालूम है, तो आप Fc=mv²/r से, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो है इसकी, इस पर टेंशन है इसके अंदर, तो जितनी इसमें टेंशन होगी उतनी ही सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ठीक है, जो बॉडी को मूव करवा रही होगी। उसके बाद यहाँ पे देखें दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है टेबल पर, ठीक है, और ये टेबल हम इसको इस तरह से रोटेट करवाना है, तो ब्लॉक भी जो है मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो ब्लॉक पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ टेबल, यानी ये इसकी डायरेक्शन होगी Fc की, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पर कौन सी फोर्स जो है, ठीक है, दूसरी प्रेजेंट है, हमें ये देखना है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, कौन सी दूसरी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन रही है। तो यहाँ पे है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड द टेबल। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल, ठीक है, ये प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में हम लिखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, म्यू आर, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होता है, ठीक है, आर जो होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है, म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होती है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आप इस तरह से, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपने एक कोई ब्लॉक रखा है, ठीक है, और यहाँ इसके बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर इसकी एक फ्रिक्शनल फोर्स है, ये अगर आप दूसरा ब्लॉक रखेंगे, ठीक है, दूसरा ब्लॉक रखेंगे तो क्या होगा उसका, ठीक है, मास जो है, ठीक है, हो सकता है उसका ज़्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पे मास इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मास इंक्रीज़ कर रही हूँ, ठीक है, और फिर इस बॉडी को हम इस सर्कल में मूव करवा रहे हैं, तो मास इंक्रीज़ करने से क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आप देखें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग mv²/r के अकॉर्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो रही है। तो सर्कल में मूव करने के लिए फिर क्या चाहिए होगा इस ब्लॉक को, जिसका मास ज़्यादा है, ठीक है, कि फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा हो, ठीक है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, इसके बराबर होगी mv²/r के बराबर, तो ये ब्लॉक सर्कल में मूव करता रहेगा, ये ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कम होती है और हमारे पास, ठीक है, ये वाली साइड का जो वैल्यू जो है mv²/r की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ये जो है, ठीक है, ब्लॉक सर्कल में मूव नहीं करेगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, ठीक है, स्किड कर जाएगा, यानी कि आउट ऑफ द सर्कल निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, वो कम हो गई है। तो ये वाली जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या होनी चाहिए, इस mv²/r से, ठीक है, इक्वल या ज़्यादा होनी चाहिए, तब ये ब्लॉक सर्कल में मूव करता रहेगा, ठीक है। इसीलिए देखें जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, ठीक है, तो उसकी स्पीड जो है, ठीक है, उसको आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है, एक लिमिट तक जो है अगर आप बढ़ाएंगे तो वो सर्कल में मूव करती रहेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड इसकी बढ़ा देंगे तो फिर ये क्या होगा, ये, ठीक है, फिर ये इसके ऊपर नहीं रहेगी, ये क्या होगा, इससे बाहर
ठीक है चली जाएगी सर्कल से, आउट ऑफ द सर्कल चली जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो थी, ठीक है, वो तो उतनी ही रही, आपने स्पीड इसकी बढ़ा दी। अब जब आपने इसकी स्पीड बढ़ाई तो ये जो फोर्स हो गई वो सेंटीपिटल फोर्स ज़्यादा हो गई, ठीक है, और आपको ये फोर्स जो है प्रोवाइड कर रही म्यू और सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है, या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बॉडी सर्कल में मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो जब अगर वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, उसकी भी एक लिमिट होती है, बॉडी जब सर्कल में मूव कर रही होती है। इस तरह से देखिए, जब कोई गाड़ी मूव कर रही होती है, कोई कार राउंड अबाउट के, ठीक है, अराउंड मूव कर रही होती है, तो उसमें भी एक लिमिट का, एक स्पीड की लिमिट का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, स्पीड को हम देखें कम कर देते हैं जब हम राउंड अबाउट के अराउंड जो है, ठीक है, गाड़ी चला रहे होते हैं। अगर आप स्पीड बहुत ज़्यादा रखेंगे तो वो सर्कल से आउट होने का जो है, ठीक है, बाहर निकलने का उसका, ठीक है, ख़तरा होता है, क्योंकि वहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है सेंटीपिटल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर ऑफ द, ठीक है, कार एंड रोड, ठीक है। तो बिटवीन द टायर एंड रोड जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो प्रोवाइड करती है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ठीक है, वो कम हो गई और आपने स्पीड बढ़ा दी कार की और उसकी सेंटीपिटल फोर्स ज़्यादा हो गई, तो फिर कार जो है सर्कल में मूव नहीं करेगी। तो हमें ये क्वांटिटीज़ जो हैं, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग रखनी होती हैं कि जो कि इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पर कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हम मास जो है बॉडी का ज़्यादा होगा, आपने देखा था ना सेंटीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रही थी, मास पर और वेलोसिटी पर, रेडियस पर। इसका मतलब है कि अगर ये जो ब्लॉक है, अगर इसको हम इस तरह से टेबल पे घुमाएं कि इसका रेडियस ऑफ सर्कल कम हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है, क्या हो जाता है, हमें ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पर फिर आपको ऐसी चीज़ चाहिए होगी जिसकी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज़्यादा हो। इस तरह से अगर आप ऐसी कोई ब्लॉक ले रहे हैं जिसका मास ज़्यादा है, ठीक है, तो मास ज़्यादा होने पे भी आपको क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से अगर आप बॉडी को सर्कल में मूव करवा रहे हैं, ज़्यादा स्पीड से मूव करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर भी आपको क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है, बिटवीन टेबल एंड द ब्लॉक। यानी कि अगर आप कोई रफ सरफेस होगी टेबल की और ब्लॉक की और फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगी, तो आप ज़्यादा वेलोसिटी से भी ब्लॉक को सर्कल में या इस टेबल पर मूव करवा सकते हैं। उसके बाद ये एक और एग्जांपल है जिसमें हम देख रहे हैं कि मून जो है मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, ठीक है, ये मून है, ठीक है, और इस तरह से मूव कर रहा है, और ये आपके पास एक अर्थ है, तो इसकी जो यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स होगी ऑन द मून, ये होगी टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, यानी कि ये है इसकी डायरेक्शन, इसको हम डिनोट कर रहे हैं सी से। और ये जो मून की जो लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये होगी टेंजेंट, ठीक है, ये इसको वी से हम डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, इस पे यहाँ पर जो सेंटीपिटल फोर्स है यह कहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, ना कोई स्ट्रिंग है कि हम ये कहें कि टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, कोई एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है मून और अर्थ। तो यहाँ पे होती है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, ठीक है, आगे चैप्टर 6 में भी देखेंगे और मैट्रिक में आप पढ़ के आए हैं कि कोई भी दो बॉडीज़ चाहे बहुत छोटी हों या बहुत बड़ी हों यूनिवर्स में, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास G m1m2/r²। जी होता है आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 होते हैं मास ऑफ टू बॉडीज़, और r होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज़। तो ये फॉर्मूला होता है, ये होती है हमारे पास, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये होती है इसको हम देते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इक्वल हमने इसका फॉर्मूला बनाया है। तो यहाँ पर जो है फोर्स है वो है जिसकी वजह से बॉडी सर्कल में मूव कर रही है या मून सर्कल में मूव कर रहा है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन मून एंड द अर्थ। तो ये एक m1 जो हो जाएगा सपोज मून का मास हो जाएगा, m2 जो होगा मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, और r जो होगा, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द, ठीक है, अर्थ से लेके सेंटर ऑफ मून तक का ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये r होगा। यानी जिस सर्कल में मून मूव कर रहा है उस सर्कल का रेडियस r होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये प्रोवाइड कर रही है सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है, मून जो है रिवॉल्व कर रहा है। अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ख़त्म हो जाती है,
ठीक है। तो मून जो है वो सर्कल में मूव नहीं करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी ख़त्म हो जाएगी और मून जो है अपने, ठीक है, यहाँ पर जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में स्ट्रेट आगे निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब जहाँ पे भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है वहाँ पर हमें ये देखना होता है कि कौन सी दूसरी फोर्स प्रेजेंट है, और वही फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम उसके इक्वल रखते हैं और उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास इस एक और फोर्स है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये एक समझ लें कि रियल फोर्स नहीं है, ये अपैरेंट फोर्स होती है, ये एक फिक्टिशियस फोर्स होती है। और यहाँ पर आपके पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पर हमारे पास कहते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था जब बॉडी कोई सर्कल में मूव करती है, ठीक है, तो हमने देखा था कि कोई बॉडी जब सर्कल में मूव करती है तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है टुवर्ड द सेंटर। ये अब यहाँ पे हमने कहा था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो इसके समझ लें कि ये एक एक्शन है और उसका ये एक समझ लें कि ये रिएक्शन है, तो उसके ऑपोजिट, ठीक है, और उसके इक्वल जो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल और ऑपोजिट जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी और उसका जो समझ लें कि वैल्यू होगी, उसका जो फार्मूला होगा वो सेम होगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रिएक्शन फोर्स है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसके ऑपोजिट होती है और ये इक्वल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के, यानी कि इसका फार्मूला भी होता है mv²/r। ठीक है, इसकी डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द सेंटर। ये अब यहाँ पे देखें कि होता क्या है कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और अगर हम इसको बाहर से कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि हम इसको सर्कल, जो सर्कल में मूव कर रहा है उस सर्कल पर, ठीक है, हम बैठे नहीं हैं, ठीक है, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है समझ लें कि हम उसके हमारे लिए हम इसको कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, यानी कि हम उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फील नहीं करते हैं, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हम उसको कंसिडर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है, ऑब्जेक्ट है जो कि जो बॉडी घूम रही है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो बैठा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, ये जैसे कि ये आपके पास रोटेटिंग व्हील है ये, और ये घूम रहा है इस तरह से, ये ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है और इसकी ये डायरेक्शन ऑफ मैंने बना दी है। ठीक है, ये इस तरह से क्लॉकवाइज जो है मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल एंगुलर वेलोसिटी। अब ये जो पर्सन है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, वो तो टुवर्ड्स द सेंटर होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी इसकी, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ये होगी इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब ये देखें जब ये सर्कल में मूव करेगा, ये सर्कल में बॉडी मूव करेगी, रोटेटिंग व्हील मूव करेगा, तो ये पर्सन फील करेगा, क्या फील करेगा, इस तरफ एक पुश फील करेगा, इस तरफ, ठीक है, तो वो जो फोर्स होती है वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब पर्सन, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट उसी बॉडी पर मौजूद हो जो बॉडी रोटेट कर रही है, तब वो बॉडी ऑब्जेक्ट वो फील करती है एक समझ लें कि पुश, ठीक है, जो कि उसको पीछे की तरफ लेके जा रहा होता है, ठीक है, वो होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पुश। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर आप देख लें कि ये अगर एक कार है और ये जो है एक सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है, ठीक है, ये कार एक सर्कुलर ट्रैक पे इस तरह से जा रही है, तो आपने भी देखिए नोट किया होगा कि अगर आप गाड़ी में जा रहे होते हैं सर्कुलर ट्रैक पे और आप इसके अंदर बैठे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो इधर होती है, ठीक है, लेकिन हम जब सर्कल में इस तरह से गाड़ी मूव कर रही होती है और ज़्यादा अगर स्पीड में है तो और ज़्यादा फील करते हैं, तो पर्सन जो है वो क्या होते हैं, वो इस तरफ जो है, ठीक है, वो गिर रहे होते हैं, इस तरफ जो है, ठीक है, उनको एक पुश मिल रहा होता है, तो ये जो इस तरफ आ रहे होते हैं पर्सन, ठीक है, वो कौन सी फोर्स इनको बाहर की तरफ ला रही होती है, वो होती है इनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट कर रही होती है, और पर्सन जो है अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर या अंदर है तो वो फील करता है इस फोर्स को, ठीक है, कि वो उसको अवे फ्रॉम द सेंटर पुश कर रही होती है। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स।